भारतीय विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति पर मैं व्याख्यान दे रहा हूं। वर्ष 2022 में भारत का नॉमिनल जीडीपी वर्तमान मूल्य पर 232.15 ट्रिलियन रुपए हो गया है, जिसे डॉलर में हम कह सकते हैं कि भारतीय विदेशी व्यापार की वर्तमान स्थिति में 2022 में 3.12 ट्रिलियन डॉलर रुपए का हो गया है, ट्रिलियन डॉलर का हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आजकल स्टार्टअप्स का होड़ लगा हुआ है। जितने भी उद्यमी हैं उनका टारगेट है कि स्टार्टअप स्थापित करना, विदेशी व्यापार करना और यूनिकॉर्न के स्टेटस को प्राप्त करना। ये यूनिकॉर्न शब्द का अर्थ होता है रेयर एंड हाईली वैल्यूड स्टार्टअप। वह स्टार्टअप जिसका की वैल्यूएशन को काफ़ी ऊंचे स्तर पर रखा गया हो तो उनको यूनिकॉर्न की उपाधि मिलती है। पूरे विश्व में यूनिकॉर्न की संख्या सीमित है और भारत में वर्ष 2022 में 100 यूनिकॉर्न की उपाधि प्राप्त करने वाला स्टार्टअप्स है, जिसका वैल्यू 332.7 बिलियन डॉलर है तथा भारत विश्व में स्टार्टअप की दुनिया में, यूनिकॉर्न बेस बना हुआ स्टार्टअप की दुनिया में तीसरे स्थान पर है। यूनिकॉर्न शब्द जो है वो विश्व व्यापार में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्टेटस रखता है। एक्चुअली यूनिकॉर्न शब्द जो है वो 1200 ईस्वी में सर्वप्रथम प्रचलित हुआ था, जिसका अर्थ होता है एक सिंह वाला घोड़ा, वन हॉर्न्ड हॉर्स। और ये एक प्राचीन काल से चली आ रही है। इस यूनिकॉर्न को आजकल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत में आए हुए नए स्टार्टअप्स जितने होते हैं उनके लिए उपयोग किया जाता है। ये बिलियन डॉलर स्टार्टअप के लिए यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत विश्व में जितने भी यूनिकॉर्न है उस स्थिति में तीसरे स्थान पर है। इसका वैल्यूएशन का आधार है कि अगर किसी भी नए स्टार्टअप स्थापित हुए और उनकी वैल्यूएशन जो है सो $1 बिलियन का हो गया तो उसको विदेशी व्यापार में यूनिकॉर्न की उपाधि मिलती है। सबसे पहले जो यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग किया गया वो प्रयोग करने वाली हैं
एलिन ली, फाउंडर ऑफ काउबॉय वेंचर में इस महिला ने जो स्टार्टअप बनाया वो 39 स्टार्टअप बनाया और उसका टोटल वैल्यूएशन हो गया 1 बिलियन से अधिक। तो उसका नाम यूनिकॉर्न दिया गया। यूनिकॉर्न कंपनीज का वैल्यूएशन 1 बिलियन होता है और फिर आगे बढ़ता जाता है। विश्व में 2019 में 2019 में विश्व में मात्र 310 स्टार्टअप थे, 310 यूनिकॉर्न थे और जिनका टोटल वैल्यूएशन था 1052 बिलियन डॉलर। और विश्व के बड़े स्टार्टअप में चीन और यूएसए का परचम लहराता है। चीन का टाउटियन, बाइटेंडेंस और यूएसए का उबर, वी वर्क, एयरबीएनबी, स्पेसएक्स, स्ट्राइप, जूल लैब, इपिक गेम्स और चीन का दीदी चुक्सिंग, ये सब विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप हैं जो बड़े स्टार्टअप हैं और विश्व में इनकी पहचान विश्व व्यापार के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में अभी विदेशी व्यापार में चैलेंजेज हो रहा है। विदेशी व्यापार में चैलेंजेस का क्या अर्थ होता है? चैलेंजेस का अर्थ होता है एक निमंत्रण जिसमें सभी कंपनियां फाइट करेंगी, कंटेस्ट करेंगी तथा कंपटीशन में जीतने का प्रयास करेंगी। तो विश्व व्यापार में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चैलेंज का अर्थ होता है एक निमंत्रण जिसमें सभी कंपनियां, विश्व की कंपनियां आपस में फाइट करेंगी, कॉन्टेस्ट करेंगी और कंपटीशन करेंगी और उद्देश्य उनका होगा कि कैसे हम इसमें जीतें, विन विन, कैसे जीतें, उसका प्रयास करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के क्षेत्र में एक टर्म होता है अपॉर्चुनिटीज़। तो इस अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है कि विश्व व्यापार में हमें एक अवसर मिला है जो हमारे देश को लाभ पहुंचाएगा तथा फेवरेबल सर्कमस्टांसेज और सिचुएशन की प्राप्ति होने की संभावना है। विदेशी व्यापार में विस्तार होता है और बहुत सारे वस्तुएं और सेवाएं देश में आएंगी। विदेशी व्यापार से जो देशी व्यापार है, जो देशी व्यापार से संभव नहीं है, इसलिए विदेशी व्यापार में प्रतियोगिता होगी, मूल्य निर्धारण में प्रतियोगिता होगी और कम मूल्य पर विदेशी वस्तु भारतीय क्रेताओं को मिलने लगेंगे। अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ मिलता है। विदेशी व्यापार के संदर्भ में विश्व स्तर पर अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ और टॉप क्लासिकल इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो, इन लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ सिद्धांत को विकसित किया है और जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए सलाह दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत वस्तु की कीमत विश्व स्तर पर निर्धारित होती है। मांग और पूर्ति के द्वारा मूल्य का निर्धारण होता है। पूर्ति बराबर वैश्विक स्तर पर रहता है। एशिया में
विश्व व्यापार होने से श्रम की लागत में वृद्धि होती है, उत्पाद की लागत में वृद्धि होती है, वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है। आयात और निर्यात दो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि भुगतान संतुलन के करंट अकाउंट में दर्ज किया जाता है। विभिन्न देशों में साधन की प्रचुर मात्रा है, किंतु श्रम की कमी है, जो भारत एवं चीन में बहुत बड़ी संख्या में है। धनवान देश अपने साधनों, तकनीकी पूंजी की कुशलतापूर्वक उपयोग कर वस्तु का निर्माण करती है। विश्व स्तर पर विदेशी व्यापार करने से देश में धीरे धीरे विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन होने लगता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कई तरह के लाभ मिलते हैं, जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि होती है और विदेश प्रत्यक्ष निवेश FDI आने लगते हैं। इससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है, इससे रोजगार बढ़ता है और GDP में वृद्धि होती है। FDI देश के विकास का इंजन है। इससे देश के रेवेन्यू में वृद्धि होती है और ग्रोथ रेट में लगातार निरंतर वृद्धि होती रहती है। हम सभी जानते हैं कि विदेशी व्यापार में कई तरह का बैरियर्स है, अवरोध है, बाधाएं हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सब्सिडी। अगर हम सब्सिडी देते हैं तो प्रतियोगिता जो है इक्वल नहीं होता है, तो ये बाधा के रूप में माना जाता है। तटकर टैरिफ लगाते हैं तो ये भी एक तरह का बाधा है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधा उत्पन्न करता है। कोटा फिक्स करना कि इतना ही मात्रा हम आयात करेंगे या इतना ही मात्रा हम निर्यात करेंगे, तो ये कोटा होता है। उसके बाद है इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस सिस्टम जो है वो फ्री ट्रेड को अवरुद्ध करता है। स्टैंडर्डाइजेशन कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार करते हैं तो आपके कमोडिटी में स्टैंडर्डाइजेशन का स्तर रहता है और वो पूरे विश्व में एक समान रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा विदेशी व्यापार तेजी से बढ़े और अधिक से अधिक FDI हमारे देश में आए, देश में रोजगार बढ़े, तो कुछ शर्तें ऐसे लगाए जाते हैं जिससे कि देश को लाभ हो। और बैरियर्स जो बतलाए आपको, सब्सिडी, टैरिफ, कोटा, लाइसेंस, इंपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट लाइसेंस, इन सब बैरियर को कंट्रोल में रखने के लिए, निराकरण करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए जाते हैं, जिससे कि डोमेस्टिक मार्केट में खुलापन आवे। 1991 ईस्वी में भारतवर्ष के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और वो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे और वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तीन महत्वपूर्ण नीतियों का उपयोग भारत में आरंभ हुआ और विदेशी व्यापार के लिए देश को खोला गया। इससे उपभोक्ता को बहुत सारी विश्व स्तरीय वस्तु और सेवाएं प्राप्त होने लगी। विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता बढ़ी और इससे हाई क्वालिटी एंड कॉस्ट इफिशिएंट वस्तु उपभोक्ता को मिलती है। हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र में कंज्यूमर सॉवरेंटी, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, कंज्यूमर इज द किंग, ये धारणा स्थापित है। कंज्यूमर जो वस्तु पसंद करेगा तो उसकी कीमत
कम हो या ज़्यादा वो महत्व उसके लिए नहीं होगा, उसकी पसंदगी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। आप याद करेंगे कि 70 के दशक में जो भी व्यक्ति विदेश जाते थे तो निश्चित रूप से VCR, VCP, कैमरा ये सब लेकर के देश में आते थे और यहाँ ला करके उसको अपने चहेते को देते थे। कुछ लोग उसका गलत उपयोग भी करने लगते थे, तो रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था कि आप कितना लेके आ सकते हैं। एक सेट लेके आ सकते हैं, तो एक सेट अगर लेके आते हैं तो आके यहाँ फिर उसको ऊंचे दाम पर आप बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तटखर लगा हुआ है और वहाँ जो आप लिए वो प्राइस कम था। भारत में प्राइस बहुत ज़्यादा होता था। VCR, VCP इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित रहते थे कि मिल जाए विदेश का जो है। और राष्ट्र के में विदेशी व्यापार से लाभ होता है, क्योंकि हर देश में अपना भंडार संसाधनों का होता है। किसी देश में श्रम ज़्यादा है, किसी देश में पूंजी ज़्यादा है, किसी देश में टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। तो ऐसा होने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी सहयोग होता है। जो साधन हमारे पास है उसी साधन से हम फिर वस्तु का निर्माण करते हैं। हम सभी जानते हैं कि विदेशी व्यापार जो होता है वो चैलेंजेस से भरा होता है, जो कहते हैं चैलेंजेज ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का क्या चैलेंज है? फॉरेन ट्रेड का पहला चैलेंज है रिसोर्स चैलेंज, कि आपके देश में साधन कितना है। अगर साधन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में साधन है, तो आप विदेशी व्यापार में आगे निकल सकते हैं। साधन के अंतर्गत, रिसोर्सेस के अंतर्गत मैन पावर सबसे प्रमुख है, फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल है, अंडर एक्सप्लॉयटेड एंड अनएक्सप्लॉयटेड रिसोर्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इसके लिए भारतवर्ष में $150 बिलियन आने वाले वर्षों में व्यय करने की जरूरत होगी। यही हमारे लिए रिसोर्स चैलेंज कहलाता है। दूसरा है इक्विटी चैलेंज। इक्विटी चैलेंज का मतलब होता है कि आप विकास तो कर रहे हैं, लेकिन अर्बन एरियाज को विकसित कर रहे हैं और पुअरर सेक्शन जो है, रूरल सेक्शन जो है, वो अपर्याप्त रूप से उसको आप उपयोग करते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सोशल इक्वालिटी और बैलेंस ग्रोथ हो, तो रूरल अर्बन जो डिस्टेंस है उसमें आपको रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सबको विकसित करना जरूरी है। भारत के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तीसरा चैलेंज होता है पॉलिटिकल चैलेंज। आप लाख चाहिए, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी टॉप में पावर में है वो क्या चाहती है, उसका फिलॉसफी क्या है, किस फिलॉसफी पर वो इलेक्शन जीत करके डेमोक्रेसी में सरकार बनाती है, या वो कम्युनिस्ट है या मिलिट्री रूल वाला स्टेट है। ये सब फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश में अगर पार्लियामेंट है तो विदेशी व्यापार करने के लिए विदेश के देशों से इस पार्लियामेंट के जो नेता हैं, पार्लियामेंट के जो लीडर हैं, उनके बीच एक कॉमन ग्राउंड बनना जरूरी है। तभी FDI हमारे देश में आ सकेगा। उनको सिक्योरिटी हो, उनको फैसिलिटी हो, स्टार्टअप
आने के लिए ये सब जरूरी है। उसके बाद है, फोर्थ है फेडरल चैलेंज। फेडरल चैलेंज का मतलब होता है कि जो भी पॉलिसी है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा देश में, भारत देश में विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इसमें ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जो कार्यक्रम हो वो ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया में इक्वली इम्प्लीमेंट होना चाहिए। कभी कभी टकराव भी हो जाता है कि सेंटर कुछ चाहती है, स्टेट कुछ चाहती है, तो ऐसी स्थिति में पिछड़ापन बना रहता है। बिहार राज्य इसका उदाहरण है। ये बराबर से केंद्र के खिलाफ रहता है। केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार है तो बिहार में नॉन कांग्रेस की सरकार रहती है, तो इससे पॉलिसी का टकराव होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो यूपी चले जाते हैं, एमपी चले जाते हैं, बिहार नहीं आते। और बिहार जो अब 2000 वर्ष का जो बिहार है वो और भी छोटा हो गया। झारखंड स्टेट निकल गया, जहाँ जितने भी मिनरल्स थे वो निकल गए। तो इन सब बातों को ध्यान देने के लिए इसी को फेडरल चैलेंज कहते हैं। तो फेडरल सिस्टम है, स्टेट और सेंटर दोनों एक कोऑपरेट करना, एक दूसरे को फॉलो करना, अंडरस्टैंडिंग होना। हर कार्यक्रम के बीच में इसको चाहिए कि ये सारे स्टेट्स को मिला के रखें। हम लोग सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में प्रथम पंचवर्ष योजना से लेकर 12वीं पंचवर्ष योजना तक लगातार 5 वर्ष पर पंचवर्ष योजना बनता गया। उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप देख लीजिए। हर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है गरीबी को कम करना, रोजगार को बढ़ाना, संतुलित विकास करना, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना। ये हर में लिखा हुआ है, लेकिन कभी भी टारगेट पूरा नहीं होता था। कभी कुछ बहाना था, कभी कुछ बहाना था, लेकिन आप गौर से देखिएगा और कुछ विसंगति भी थी। इसके कारण 2014 में जब नई सरकार आई तो उसने प्लानिंग कमीशन को समाप्त कर दिया और उसके जगह नीति आयोग को लाया। नीति आयोग जो है वो संवैधानिक संस्था है और उसका कार्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर देश के चीफ मिनिस्टर उसमें डायरेक्ट भाग लेते हैं, उनकी भागीदारी रहती है और किसी चीज़ को थोपा नहीं जा सकता है। हर राज्य से सहमति के बाद ही कोई चीज़ निखर के बाहर आता है। हम सभी जानते हैं कि प्लानिंग फ्रॉम एबव और प्लानिंग फ्रॉम बिलो। प्लानिंग फ्रॉम एबव जो होता है तो वो उसकी सफलता जो है बड़े बड़े देशों में होना मुश्किल है प्रजातंत्र के अंतर्गत। चीन में संभव इसलिए है कि वहाँ वन पार्टी रूल है और कम्युनिज्म है, जहाँ कम्युनिज्म में पब्लिक सेक्टर ही सर्वोपरि होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का अर्थ हुआ कि प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ काम करेंगे। दोनों स्टील का प्लांट लगाते हैं। अब जिसमें इफिशियंसी होगी उसका स्टील प्लांट जो है लगातार बढ़ता रहेगा। जिसमें इफिशियंसी नहीं होगी उसका स्टील प्लांट लगने के बावजूद भी वो लाभ की प्राप्ति नहीं कर सकेगा। गुणवत्ता होना, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, इनोवेशन होना, ये सब इस पर निर्भर करता है। और 5वां चैलेंज है ट्रेड रिलेशंस चैलेंज। ट्रेड रिलेशन चैलेंज का मतलब होता है कि भारतवर्ष में जो भी आप ट्रेड कीजिए, फॉरेन ट्रेड कीजिए, डोमेस्टिक ट्रेड कीजिए, जो भी ट्रेड आप कीजिए, उसमें आपका फोकस होना चाहिए कि पॉवर्टी रिडक्शन। पॉवर्टी रिडक्शन जो है
ये सबसे पहला टारगेट है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 1991 में जब भारतवर्ष में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाया गया, उस वक्त भारत और चीन दोनों की जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय एक समान थी। लेकिन 1991 के बाद से आप जो नज़र डालिएगा, 2023 आ गए, भारत के जीडीपी पर कैपिटा इनकम की तुलना में चीन का जीडीपी पर कैपिटा इनकम 5 गुना बढ़ गया, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सका, जबकि हम लोगों के देश में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति को अपनाई गई 1991 में, और ये 1-2 साल काफ़ी तेज़ी से चला। लेकिन उसके बाद जो टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो उसमें एक पार्टी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी हुई थी, और हम सभी जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा जो है वो कांग्रेस की विचारधारा से 100% मेल नहीं खाता है। लेकिन चूंकि कोलिशन गवर्नमेंट है, तो एक साझेदारी करके सरकार को चलाया जाता है। तो 1991 में नरसिम्हा राव ने भारत पे परिवर्तन लाने के लिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन तीनों को स्थापित करने का प्रयास किया, और चल भी रहा था अच्छा से। 1-2 साल चला, लेकिन धीरे धीरे ये कार्यक्रम स्लो हो गया। चीन जो है वो धीरे धीरे अपना ये कार्यक्रम को बढ़ाया, जबकि चीन कम्युनिस्ट कंट्री है, उसके प्रिंसिपल में ये नहीं था, लेकिन वो ओपन इकोनॉमी में विश्वास करने लगा। हम सभी को याद है कि चीन बंद अर्थव्यवस्था थी, भारत भी बंद अर्थव्यवस्था थी, विदेशी व्यापार से बहुत ही कम था, बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस विदेशी व्यापार पर लगा हुआ था। लेकिन जब चीन को लगा कि विदेशी व्यापार पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, और यूएसए भी चाहता था कि चीन के बाज़ार में वो इंटर करे, और इसी क्रम में पिंग पोंग डिप्लोमेसी का जन्म हुआ। 70 के और 80 के बीच में विदेश यूएसएस से खिलाड़ी जो हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी के अंतर्गत आने जाने का काम शुरू हुआ, और धीरे धीरे बढ़ने लगा। चीन जो अपना कम्युनिस्ट पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको मॉडिफाई किया, और कहा कि विदेशी व्यापार में हम खुलापन को लाएंगे, और विदेशी व्यापार में इंटर करने के लिए जो भी उचित नियम है उसको हम पालन करेंगे। वर्ष 2000 में चीन WTO का सदस्य बन गया, और धीरे धीरे वो विस्तार करने लगा विदेशी व्यापार का। और स्थिति क्या हुई कि 1991 में चीन का प्रति व्यक्ति आय, चीन का जीडीपी और भारत का प्रति व्यक्ति आय, भारत का जीडीपी दोनों बराबर था, और धीरे धीरे भारत के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय से चीन की प्रति व्यक्ति आय बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ते बढ़ते 5 टाइम्स अधिक हो गया। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि उसने 100% गरीबी का
निवारण कर दिया। 100% गरीबी का निवारण कर दिया और पॉवर्टी को पूर्णतः इलिमिनेट कर दिया। पूरे विश्व का पॉवर्टी जो रेट है वो चीन के पॉवर्टी रेट के घटने से घट गया। पूरे विश्व का गरीबी का दर जो है वो घट गया, क्योंकि चीन जो है वो तेजी से जो रिडक्शन है, पॉवर्टी रिडक्शन कार्यक्रम को चलाया। हम सभी जानते हैं कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर आप बेरोजगारी को दूर करते हैं तो पॉवर्टी दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक। अगर आप पॉवर्टी को दूर करते हैं तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। भारतवर्ष में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट ये दोनों को एग्जिस्ट करता रहा। आप जो क्राइटेरिया पॉवर्टी निवारण का स्थापित किए तो हमारे इंडिया में था कैलोरी नॉर्म, कि 2100 कैलोरी मिल रहा है कि नहीं, 2400 कैलोरी मिल रहा है कि नहीं, प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको 3500 कैलोरी मिल रहा है कि नहीं, मिलिट्री मैन है तो उसको 3200 कैलोरी मिल रहा है कि नहीं। बस इसी कैलोरी के आधार पर नापते थे। और चीन ने क्या किया कि वो हर तरह का क्राइटेरिया को अपनाया। एजुकेशन 100%, हाउसिंग 100%, हेल्थ केयर 100%। अगर आप चीन का देखेंगे बिल्डिंग तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना हुआ है, सब एक समान है। और वो सब उसमें गरीब जो पास्ट में गरीब था उसी को दिया गया, और सबको रोजगार है। आपको याद होगा 1974 में चीन में लोहा का कारखाना बहुत कम था और लोहा का व्यापार को बढ़ाना चाहता था आयरन स्टील इंडस्ट्री को, तो उसका टीम भेजा गया था भारतवर्ष में। उस समय भारतवर्ष में आपको याद होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के सपोर्टर थे, और वो कहते थे कि इंडस्ट्री इज टेम्पल इन इंडिया। इंडस्ट्री इज टेम्पल इन इंडिया। और इस टेम्पल को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूस से, यूएसएसआर उस समय नाम था, तो रूस से उन्होंने ऋण लिया, विदेशी ऋण लिया। जर्मनी से विदेशी ऋण लिया, यूके से, इंग्लैंड से विदेशी ऋण लिया, और सबसे विदेशी ऋण लेकर के बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर सब जगह पर लार्ज स्केल आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को स्थापित किया। अब देखिए, उस समय तो लगा कि बहुत अच्छा है, और सब पब्लिक सेक्टर में था। पंडित नेहरू का कहना था कि सुई से लेके जहाज तक सब हम पब्लिक सेक्टर से बनाएंगे। उनके ऊपर सोवियत यूनियन जो रूस है उसका बड़ा भारी असर था, लेकिन उस समय गांधी जी भी जीवित थे और जितने भी कांग्रेसी थे वो कम्युनिस्ट के नियम को मानने को तैयार नहीं थे। तो इसलिए पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को लेकर के भारत चलने लगा। भारत का नाम मिक्स्ड इकोनॉमी इसलिए पड़ा कि पब्लिक सेक्टर रहेगा और प्राइवेट सेक्टर रहेगा। गौर से आप देखिएगा 1948 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 1956 का इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इसमें 75% पब्लिक सेक्टर का इंटरफेरेंस था और 25% जो है वो प्राइवेट सेक्टर का था। मोस्टली कंज्यूमर गुड्स जो था वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत था। नतीजा क्या हुआ
कि जो टेक्नोलॉजी अपनाया गया था, वो टेक्नोलॉजी का जो स्पीड है विश्व स्तर पर, इतना ज़्यादा इनोवेशंस हो रहा था कि हर टेक्नोलॉजी में आप देखिएगा ये साल आते आते बदल जाता है। उदाहरण के तौर पर अभी मोबाइल टेक्नोलॉजी आप लीजिए, आप मोबाइल खरीदेंगे आज और 6 महीने के बाद जाएंगे तो उसी कंपनी का नया वर्जन आएगा जिसमें और ज़्यादा सुविधा उसमें है। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी ये दृश्य था, परिदृश्य था विश्व स्तर पर। और हम लोग जो ये बोकारो, भिलाई, राउरकेला जहाँ भी स्टील इंडस्ट्री स्थापित किए ऋण लेकर के, उसमें वो फर्नेस वाला टेक्निक था, लोहा गलाने का टेक्निक था। अभी जो है लोहा गलाने का टेक्निक बदल गया, उसमें कम खर्च में ज़्यादा लोहा गलता था, इसमें ज़्यादा खर्च में कम लोहा गलता था। तो 1974 में जब चीन वाला टीम आया देखने के लिए कि कैसे यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो पूरा दिखलाया गया और बहुत ही हम लोग अपने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को दिखलाए, जो कि विश्व में नाम कमाएगा ऐसा हम लोग सोचे थे। उसके बाद चीन यहाँ से जाने के बाद टीम जाकर के जो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट के आधार पर चीन ने भारत का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मॉडल टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट कर दिया। चीन ने कहा कि इस लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में तो गेस्टेशन पीरियड जो है, भ्रूणावस्था की स्टार्ट करेंगे आप प्रोडक्शन करेंगे, इस बीच में 10 बरस लग जाएगा, 8 बरस लग जाएगा। और उसने क्या किया, मिनी स्टील प्लांट प्रोजेक्ट लगाया। पूरे चीन में जगह जगह मिनी स्टील प्लांट लगाया और 6 महीना में ही प्रोडक्शन शुरू हो गया। और इतना तेज प्रोडक्शन करने लगा कि भारत से कच्चा लोहा इंपोर्ट करता है, आयरन ओर, और उसका स्टील बना करके भारत को एक्सपोर्ट करता है। और तब हमारे देश में बहुत सारे नए स्टील इंडस्ट्रीज स्थापित हुए जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किए। तो इन सब कारणों से भारत का जो गरीबी दूर करने का है, जो भी मकान बना के एक साथ दिया जा रहा है, ये काम चीन जो है बहुत पहले कर चुका था। तो गरीबी ख़त्म किया तो बेरोजगारी भी ख़त्म हो गया और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो गया। भारतवर्ष से 5 गुना ज़्यादा उसका पर कैपिटा इनकम हो गया, 5 गुना ज़्यादा उसका जीडीपी हो गया। विश्व में वो विश्व का फैक्ट्री बन गया, पूरे विश्व को अपने सामान से भर दिया। भारत में भी आप दिवाली के मौसम में देखिएगा, दिल्ली में एक बार हम उसी समय गए थे तो ट्रक पर सामान आता था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसको ज़मीन में बिछा दिया, वही लोग दिल्ली वो मंडी में लोग खरीद रहा है, खरीद के फिर डिफरेंट जगह ले जाता है सस्ते दाम में एक से एक चीज़ का प्रोडक्शन करना। तो चीन जैसे कम्युनिस्ट कंट्री देश भी जो है वो लिबरल बनने का कोशिश किया और लिबरलाइजेशन को अपने यहाँ लाया। और इफिशियंसी और जीरो करप्शन, जीरो इन्फ्लेशन, जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, जीरो पॉवर्टी, ये सब आइडियल बातें अब हमारे यहाँ चल रही है, लेकिन उसने प्राप्त कर लिया।
तो इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड हमारे यहाँ बढ़ रहा है, लेकिन फ्यूचर के दृष्टिकोण से हमें ये मान के चलना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश का विदेशी व्यापार तेजी से बढ़े, तो सबसे महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स कौन बनाता है उस पर नहीं जाना है, लेकिन बनाने वाला जो है वो प्राइवेट सेक्टर का ही होगा, क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है, जिसका महत्वपूर्ण काम है पुलिस, डिफेंस और इन्वायरमेंटल चेंज को दूर करने के उपाय, इस पर फोकस करना है। लेकिन जो कॉमर्शियल चीज है, बिजनेस है, वो बिजनेसमैन करेगा। ये मोटिव आजकल हो गया। बिजनेसमैन में भी कोई अपने ही देश का करेगा वो नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर जो कर सकेगा वो करेगा। आप खुद देख रहे हैं पटना शहर में मेट्रो स्थापित कर रहा है, और उसके काम करने की गति देखिए, रात को 1 बजे भी जाइएगा तो काम चल रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो काम होता था, सरकार करा रही है, तो थोड़ा कराई, उसके बाद फिर रुक गया किसी कारण से, फिर चल रहा है वैसे पड़ा हुआ है। तो टाइम ओवर रन हो जाता है। जो टाइम पर आपको बनाना है, अगर आप उस टाइम पर नहीं बना सके, कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो टाइम ओवर रन, समय ज़्यादा लग गया, एंड कॉस्ट ओवर रन। तो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और वो डिले कर देगा तो 200 करोड़ का हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर का जो काम होता है इंटरनेशनल लेवल पर, वो डेट देता है कि इस डेट को हम आपको टर्न की प्रोजेक्ट कहलाता है, कि आपको चाबी दे देंगे, लीजिए आप काम की शुरू कीजिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पर मंथ उसका हर्जाना भरेगा, फाइन भरेगा। इसलिए वो इफिशिएंट लेबर 3 शिफ्ट्स में काम को करता है, और कोई भी लीगल बैरियर अगर बीच में आ जाए तो तेजी से टॉप चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मीटिंग करके तो सॉर्ट आउट करता है। तो इसलिए भारत में अगर आप विदेशी व्यापार को और बढ़ाना चाहते हैं, विश्व स्तर पर लाना चाहते हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, इस 3 को तुरंत विकसित करना होगा। दूसरा क्या है कि लिबरलाइजिंग एफडीआई नॉर्म। बराबर ये मत सोचिए कि एफडीआई आएगा तो हमारे देश को लूट के ले जाएगा, ये नहीं है। गौर से देखिएगा तो एफडीआई का जो नियम है वो आपके देश के हित के लिए भी है और उसके देश के हित के लिए भी है, जहाँ से आया है। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो है, रेलवेज है या अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है, इन सब क्षेत्रों में एफडीआई आता है, और एफडीआई में शर्त रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी आपको 40% आप इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप में कीजिए, और 60% उस इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर फिर आप अपना इंडस्ट्रीज को खड़ा कीजिए। ये शर्त रहता है। इसलिए जहाँ भी आपको एफडीआई फ्लो करेगा तो वहाँ देखिएगा रोड बन जाएगा, एयरपोर्ट बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा, हर तरह की सुविधा, जो कनेक्टिविटी हो जाएगा। अभी क्या है कि एफडीआई भी जो है मल्टी ब्रांड एफडीआई है और सिंगल ब्रांड एफडीआई है। तो एफडीआई अगर मल्टी ब्रांड है, मल्टी ब्रांड रिटेल है, तो उसमें एक टर्म है बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थ्रू एफडीआई।
बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही हुआ कि जिस एरिया में आप फैक्ट्री को खोल रहे हैं उस एरिया में रोड डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट, अदर कनेक्टिविटी डेवलपमेंट, इन सब में भी उसको हिस्सा लेना है। तो फंड जो आपका आएगा वो इन सब को भी पहले दुरुस्त करेगा। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल आपको डेवलपमेंट नजर आएगा। और मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ एफडीआई US $100 मिलियन, जिसमें 50% इन्वेस्टेड इन बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी 2023 के जनवरी महीने में जो रिपोर्ट आया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि पॉजिटिव ट्रेंड है भारत में। औद्योगिक विकास का पॉजिटिव ट्रेंड है। 5.2% औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, जबकि 2022 में मात्र 2% था। और कोविड-19 के कारण सारे उत्पादन करने के प्रक्रिया में रुकावट आ गई थी। बिजली, खनन, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के चलते जनवरी 2023 में औद्योगिक उत्पादन पहले से बेहतर हो रहा है। एनएसओ के अनुसार जनवरी 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का उत्पादन 3.7% बढ़ा है, खनन उत्पादन 8.8% बढ़ा है, बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ा है, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन 11% बढ़ा है, उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन 6.2% बढ़ा है, निर्माण वस्तुओं में 8.1% वृद्धि हुई है, प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन में 9.6% वृद्धि हुई है। तो ये 2023 के जनवरी का आंकड़ा है। निष्कर्ष यही निकलता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो नीति चलाई गई है उस नीति को तेजी से निरंतर चलाते रहना है जब तक कि भारत विश्व में चीन के बराबर, US के बराबर डेवलपमेंट नहीं प्राप्त कर दे। चीन के बराबर जनसंख्या हो गया, हम लोग का जनसंख्या जो है भारत का वो चीन से अधिक है। दिसंबर 2022 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से 50 लाख अधिक थी। तो जंप ले लिया है। अब आने वाले समय में ये हमारा पॉपुलेशन पूरे विश्व का नंबर 1 पॉपुलेशन होगा। और पॉपुलेशन का निगेटिव पॉजिटिव दोनों अर्थ है। पॉपुलेशन का पॉजिटिव अर्थ है बड़ा बाजार, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स की संख्या में वृद्धि, बहुत ज़्यादा बाजार का ओपनिंग होना। और दूसरी समस्या है निगेटिव में कि इससे आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ में स्कार्सिटी हो जाएगा, या स्कूल पढ़ाने में स्कार्सिटी होगा, या पॉवर्टी बढ़ेगा। तो ये दोनों को ठीक से चलाने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी पर फिर से विचार करना होगा। और हमारे यहाँ तो आप जानते ही हैं कि चाइल्ड बाई चॉइस नॉट बाई चांस ये पॉलिसी नहीं है। हमारे यहाँ जो है अभी भी बच्चे को भगवान का दिया हुआ वरदान माना जाता है। एक बार भारतवर्ष में 1974 में ज़बरदस्ती फैमिली प्लानिंग करने का नियम चलाया गया था, जिसका खामियाजा आज तक वो कांग्रेस सरकार भुगत रही है। उसमें करारी हार हुई। प्रजातंत्र में जहाँ की बहुत ज़्यादा गरीबी हो वहाँ परिवार की संख्या को बढ़ा के रखना एक आय का स्रोत माना जाता है। थोड़ा ही सैलरी मिल रहा है लेकिन 6 बच्चे हैं तो 6 का मिला के घर आराम से खा पी रह रहा है। ये कंडीशन, इससे नकारा नहीं जा सकता। तो शिक्षा के द्वारा और वीमेन एम्पावरमेंट के द्वारा, वीमेन के शिक्षा के द्वारा ये जनसंख्या नियंत्रण को
करने का प्रयास होना है। और ऐसा होने पर धीरे धीरे हम लोग भी एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल पर आके स्टेबल हो जाएंगे। आप यूएसए का देखिए, पिछले 10 साल से आप देखिएगा तो 33 करोड़ 34 करोड़, न बढ़ रहा है न घट रहा है, उसी पर स्टेबल है। तो वो जो है डेमोग्राफिक थ्योरी है, उस थ्योरी पर 4th स्टेज में ऐसा होता है, 5th स्टेज में निगेटिव हो जाता है, डेथ रेट हो जाता है ज़्यादा और बर्थ रेट हो जाता है कम। ऐसा कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप पाते हैं कि वहाँ पॉपुलेशन घट रहा है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसकी जलवायु गर्म जलवायु है और यहाँ प्रजनन की शक्ति बहुत अधिक है। तो उसको आपको धीरे धीरे वीमेन एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाइए, वीमेन एजुकेशन को बढ़ाइए, और जैसे ही वो तेजी से बढ़ेगा तो स्वतः जो है परिवार खुद सिमटने लगेगा। अभी आज देखेंगे आजकल एजुकेटेड फीमेल अगर है तो कभी भी वो 4 बच्चे 8 बच्चे वाला बात नहीं है। हम लोग के फादर 5 बच्चे 6 बच्चे के पिता थे, और उनके फादर जो थे वो 10 बच्चे 11 बच्चे के पिता थे। और आज हम हैं 2 बच्चे के पिता हैं, हमारे बाद का जो है वो हो सकता है वो 1 ही बच्चे का पिता रहे। तो एजुकेशन फीमेल का अगर होता है तो वो कहा जाता है कि फीमेल एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल कॉन्ट्रासेप्टिव टू कंट्रोल पॉपुलेशन। तो इसलिए विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए इन सभी बातों को होलिस्टिक एक साथ देखने की जरूरत है। थैंक यू।